नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित बिहार दारोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के जितने भी एग्जाम अभी तक आयोजित करवाए गए हैं, उन सभी एग्जाम्स के प्रश्न पत्र को हम लोग क्वेश्चन बैंक के तौर पे देख रहे हैं। और इसके तहत दोस्तों हम लोग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, जो कि अभी तक आयोग के द्वारा करवाए जा चुके हैं। और इसमें जो है दोस्तों बात करें तो पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में प्रवर्तन अवर निरीक्षक अर्थात इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, और इसके साथ साथ उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर के प्रश्न पत्र को सम्मिलित करके इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया गया है। दोस्तों, इसके विषय सूची को एक बार हम लोग देखें तो इसके विषय सूची को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अभी तक हम लोगों ने सेट 1 से लेकर के अभी तक कुल मिलाकर के हम लोग 16 सेट को पढ़ चुके हैं अर्थात 16 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। और अभी तक आप लोग इन 16 सेट को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले ये होता है कि उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझें, और इसके लिए क्वेश्चन बैंक जो है वो बेहद ही कारगर साबित होता है। तो इस सीरीज को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए एक एक करके अभी तक हम लोग 16 सेट को देख चुके हैं। और इस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं 17वीं सेट के बारे में, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की पीटी परीक्षा आरंभ हुई थी दोस्तों 16/12/2021 अर्थात 26 दिसंबर 2021 ईस्वी की जो प्रथम पाली में परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पत्र की ओर और देखते हैं दोस्तों इस सेट को। दोस्तों, बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की प्रारंभिक परीक्षा जो 26/12 अर्थात 26 दिसंबर 2021 ईस्वी के प्रथम पाली में आयोजित करवाई गई थी, उसका हम लोग प्रश्न पत्र को अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह परीक्षा के बारे में कुछ हम लोग जान लें कि बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए यह प्रारंभिक परीक्षा अर्थात पीटी की परीक्षा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 3/2020 के तहत यह परीक्षा आयोजित करवाया गया था। उसके बाद में इस परीक्षा में पीटी में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल मिलाकर के 100 बहु वैकल्पिक प्रश्न पूछे गए थे और इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। दोस्तों, इसमें 7 प्रश्न जो है वो गणित और तर्क शक्ति से भी सम्मिलित थे। तो आइए बिना विलंब किए हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि कह रहा है इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। दोस्तों, ऑप्शन नीचे 4 दिया हुआ है और इन चारों में से बताना है कि इनमें से एक अमीनो एसिड कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ल्यूसीन। दोस्तों, अमीनो एसिड के बारे में बात करें तो वह अमीनो अम्ल जो मानव शरीर के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, वो आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है। और आवश्यक अमीनो अम्ल अर्थात आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या की बात करें तो वो 7 है, जिसमें कि हिस्टिडाइन, उसके बाद आता है दोस्तों आइसोल्यूसिन, और उसके बाद ल्यूसिन, फिर उसके बाद आता है लाइसिन, इसके बाद आता है दोस्तों मेथियोनिन, इसके बाद में फेनिलएलिन, उसके बाद में थ्रेवोनिन और ट्रिप्टोफैन, उसके बाद में बेलिन। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। दोस्तों, चेन मेंग की बात करें तो वे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन मेंग के बारे में बात करें दोस्तों तो चेन मेंग जो है वो एक चीनी टेबल टेनिस खिलाड़ी हुआ करते हैं और वे महिला एकल में वर्तमान विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। दोस्तों, अर्थात चेन मेंग की बात करें तो वो एक महिला खिलाड़ी हैं जो कि चीन देश से संबंध रखती हैं और वो फिलहाल वर्तमान समय में वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और वह 2020 में ITTF महिला विश्व कप एवं 2017, 18 और 19 में ITTF वर्ल्ड टूर ग्रैंड फाइनल की महिला एकल चैंपियंस भी रही हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। दोस्तों, रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित वाले की बात करें तो वह है आर्द्र भूमि का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं आवश्यकता आधारित उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका नाम जो है वो कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर ही रखा गया है, जहां पर 2 फरवरी 1971 ईस्वी को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, चौथा नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें देहरादून और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में, तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में ही स्थित है और यह भारत की वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक संस्था भी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था? दोस्तों वो कंपनी है एली लीली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एली लीली। दोस्तों यह एक अमेरिका की कंपनी एली लीली है जो कि 1983 ईस्वी में पहली बार मानव इनुसिलिन की ए एवं बी श्रृंखला के अनुरूप 2 डीएनए अनुक्रम तैयार किए और इन्हें इनुसिलिन एवं चेन बनाने हेतु एस्चेरियाई कोलाई के प्लास्टिक में पेश किया गया। दोस्तों चेन ए एवं बी को अलग अलग उत्पादित किया गया एवं मानव एनुसिलिन बनाने हेतु दोस्तों डाइसल्फाइड बॉन्ड बना करके इसे संयुक्त किया गया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को जो कि मैथ से संबंधित है और प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? दोस्तों पूर्ण वर्ग की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाली जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, अर्थात 8649 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। दोस्तों जब आयोडीन की घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो यह घोल जो है वो नीला काला हो जाता है और ये इसलिए नीला काला होता है दोस्तों कि ये इंगित करता है कि इसमें स्टार्च है, अर्थात मांड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल के पानी का जो रंग है दोस्तों नीला काला, वो स्टार्च की उपस्थिति के कारण ही होता है और स्टार्च की उस उपस्थिति की पुष्टि करता है। दोस्तों बात करें तो आयोडीन विलयन के रंग में प्रोटीन या वसा के मामले में कोई रंग परिवर्तन नहीं देखा जाएगा जब उसके साथ आयोडीन मिलाया जाता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 8वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों सप्त क्रांति जिसके कि 7 क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें सप्त क्रांति या 7 क्रांति का, तो इसका समाजवादी विचार जो है वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था और 1934 ईस्वी में वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अर्थात सीएसपी के सक्रिय रूप से शामिल हो गए और उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह के रूप में भी स्थापित हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? दोस्तों क्वाड जिसे कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता भी कहा जाता है और उसमें जो देश सम्मिलित हैं वे हैं यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही अनौपचारिक रणनीति वार्ता है और क्वाड का पहला विचार की बात करें तो क्वाड का विचार पहली बार जो है वो 2007 ईस्वी में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ही रखा था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत में जल अर्थात प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जल अर्थात जल की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एवं देश में जल की स्वास्थ्य कारकता को बनाए रखने या बहाल करने के हेतु ही यह अधिनियम किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? दोस्तों खेल पुरस्कार से जुड़े हुए मंत्रालय की बात करें तो वह है दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 6 अलग अलग पुरस्कार शामिल किए गए हैं और इन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। दोस्तों भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो वह है दोस्तों बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप के बारे में बात करें दोस्तों तो ये भारत का एक सक्रिय
एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप में है, जो कि बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है और यह लावा और राख से बना हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है इंपेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। दोस्तों बात करें इंपेक्स इंडेक्स के बारे में तो इसका संबंध है दोस्तों प्रवासी मजदूरों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो नवंबर 2020 ईस्वी में मुंबई में स्थित एक गैर लाभकारी भारत प्रवासन नाऊ ने अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक जारी किया और सूचकांक अंतर्राज्यीय प्रवासी के एकीकरण को मापता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है। दोस्तों वेबर के अनुसार प्रारंभिक सत्ता के स्रोत की बात करें तो वह है दोस्तों कानून। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कानून। वहीं बात करें दोस्तों मैक्स वेबर के बारे में तो मैक्स वेबर के अनुसार ही प्रारंभिक सत्ता का स्रोत जो है वो कानून होता है और कानून की सत्ता को वैधता प्रदान करती है। कानून की सत्ता को वैधता प्रदान करती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 15वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड। दोस्तों एक पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों अभिजीता गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड जो है वो अभिजीता गुप्ता की एक लघु कथाओं एवं कविताओं का एक संग्रह है और इसमें 10 कविताएं और 4 लघु कथाएं भी शामिल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 16वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। दोस्तों जब प्रथम अफीम युद्ध हुआ था तो उस युद्ध को किस संधि के तहत समाप्त किया गया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नानकिंग संधि के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात करें प्रथम अफीम युद्ध के बारे में तो ये हुआ था दोस्तों 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी तक और यह नानकिंग की संधि के द्वारा ही समाप्त किया गया था, जिस पर 29 अगस्त 1942 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों चीन ने अंग्रेजों को एक क्षतिपूर्ण का भुगतान भी किया और जिसके उपरांत एक निष्पक्ष व उचित टैरिफ स्थापित करने हेतु सहमत होकर के हांगकांग के क्षेत्र को सौंप दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और तब देखेंगे इसके ऑप्शंस को। कह रहा है भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात असम राज्य में मनाया जाता है। बात करें दोस्तों कटी बिहू के बारे में तो यह कृषि की निकटता से संबंधित है और यह जो है वो कटी बिहू जो है वो असमिया कैलेंडर में कटी महीने के पहले दिन ही मनाया जाता है और इसके बारे में बात करें तो ये अक्टूबर में ही मनाया जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ें और देखें अगले प्रश्न को। तो 18 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पूरा का अर्थ क्या है, अर्थात PURA का अर्थ क्या है। PURA अर्थात पूरा का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों पूरा के बारे में तो इसका अर्थ हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान और इस पहल को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने जनवरी 2003 में ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के उद्देश्य के रूप में ही प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। दोस्तों भारत में जाति प्रथा के कारण नहीं है उसके बारे में बात करें तो वह है दोस्तों विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात कोई विवाह करना हो तो अपने जाति समूह के बाहर भी कर सकते हैं। ये जो है वो भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें इसके बारे में तो बच्चों की जाति जो है वो माता पिता के जन्म से निर्धारित होती है और जाति समूह अर्थात अंतर्विवाही है, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों तक ही सीमित है। इसके बाद में जाति सदस्यता में भोजन एवं भोजन के बंटवारे के नियम भी शामिल होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 20वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एंकर शब्द का या एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। दोस्तों एंकर एक शब्द है और इसका प्रयोग होता है दोस्तों लंबी कूद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लंबी कूद में। बात करें तो एक रिले रेस अर्थात लंबी कूद एक साथ समान दूरी की 4 स्प्रिंग से बनी हुई होती है और प्रत्येक समान दूरी को लेग कहा जाता है और वह
बात करें दोस्तों तो यह वह दूरी है जिसे टीम के 4 साथियों में से प्रत्येक को दौड़ना होता है और रिले में दौड़ने वाला अंतिम व्यक्ति को एंकर कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों हर्बल पार्क का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात करें हर्बल पार्क और उत्तराखंड के बारे में तो ये उत्तराखंड के चमोली जिला के माना गांव में ही भारत चीन सीमा के पास में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। और इस हर्बल पार्क में 40 प्रजातियां शामिल है जो कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। दोस्तों भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान वाले राज्य की बात करें तो वह दोस्तों असम का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, असम। बात करें दोस्तों असम के बारे में तो भारत जो है वो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जबकि राज्यों की बात करें तो राज्यों में असम जो है वो भारत के चाय उत्पादन में आधे से अधिक भाग उत्पादित करता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत आकार में है। दोस्तों आकार की दृष्टि से देखें तो भारत जो है वो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकार अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो भारत 7वां स्थान पर है और इसके ऊपर जो 6 देश हैं उसमें आ जाएंगे दोस्तों रूस, दूसरे पे आएगा कनाडा, जबकि तीसरे पे आएगा अमेरिका, चौथा स्थान पर है चीन, 5वां हो जाएगा ब्राज़ील और छठे स्थान पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद 7वें स्थान पर आता है दोस्तों भारत, जो कि 7वें स्थान के लिए सबसे बड़ा है। उसके बाद में बात करें तो यह विश्व की कुल भूमि का 2.4% पर अपना कब्जा किया हुआ है, लेकिन 16.7% आबादी का यह समर्थन भी करता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि, उसको क्या कहते हैं। दोस्तों उसे कहा जाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सहभोजिता एक दीर्घकालिक जैविक अंतःक्रिया अर्थात सहजीवन है जिसमें एक प्रजाति के सदस्य लाभ प्राप्त करता है जबकि अन्य प्रजाति के जो सदस्य हैं उसको न तो लाभ होता है और न ही नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पे देखें दोस्तों तो मवेशियों के बछड़े व मवेशियों के बीच का संबंध दोस्तों पेड़ों की शाखाओं पर उगने वाले आर्किड है और ये सब इसका उदाहरण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 25वां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है सौर्य सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। दोस्तों सौर्य सेल में जिस तत्व का प्रयोग करके सौर्य सेल बनाया जाता है वो है दोस्तों सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। इस प्रकार से बात करें दोस्तों सौर्य सेल और सिलिकॉन के बारे में तो अब तक सौर्य कोशिकाओं में उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य अर्धचालक पदार्थ जो है वो सिलिकॉन है और इसका उपयोग सौर्य सेल उत्पादन हेतु इसके बेहतर इलेक्ट्रॉनिक गुणों, ऑप्टिकल गुणों, थर्मल गुणों एवं यांत्रिक व पर्यावरणीय गुणों के कारण ही किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात वियतनाम। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ही 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों बात करें तो 2005 ईस्वी में स्थापित यह भारत प्रशांत क्षेत्र में सामने आने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग के लिए ही 18 क्षेत्रीय नेताओं का एक मंच है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। दोस्तों बात करें प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह के बारे में तो ये बल्ब में होता है दोस्तों प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्लाज्मा। अर्थात इसके बारे में दोस्तों कुछ बात कर लें तो फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं नियोन साइन बल्ब में प्लाज्मा कण गैस तरल पदार्थ होते हैं। इसके बाद में फ्लोरोसेंट ट्यूब के मामले में कम दबाव पारा वाष्प मौजूद होता है जो कि आयनित होने पर यूवी प्रकाश उत्सर्जित करता है और यह पदार्थ अति ऊर्जावान एवं अति उत्तेजित कणों से बना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 28 नंबर जो कि कह रहा है
निजी क्षेत्र में लघु व माध्यम या मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता है। दोस्तों, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विश्व बैंक आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक आयोग। बात करें दोस्तों इसके बारे में तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम अर्थात ICICI भारत में एक वित्तीय संस्था है और 1955 ईस्वी में इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्था देश में निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से विश्व बैंक के एक मिशन द्वारा प्रायोजित किया जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया और इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है। दोस्तों, गलत जो उल्लेखित है उसके बारे में हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन और स्थानीय सरकार, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वन और स्थानीय सरकार। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के माध्यम से 5 विषय को राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया। उसमें बात करें तो दोस्तों आ जाता है शिक्षा, वानिकी, तीसरे पे आ जाएगा वन्य जीवन एवं पक्षी संरक्षण, उसके बाद में न्याय प्रशासन और उसके बाद में वाट और माप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 30वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी। दोस्तों, 33वें ओलंपिक खेल जो होगा 2024 ईस्वी में उसका मेजबानी करने वाला देश है दोस्तों वो है पेरिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा पेरिस, फ्रांस का। बात करें दोस्तों 2024 के बारे में तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस अर्थात फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और ये खेल जो है वो 1924 के पेरिस खेलों के शताब्दी वर्ष एवं फ्रांस के द्वारा आयोजित छठे ओलंपिक खेलों को चिन्हित करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर जो कि कह रहा है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। वो है दोस्तों उस्ताद मंसूर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात मुगल काल में उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल में एक उत्कृष्ट चित्रकार हुआ करते थे और जहांगीर ने नादिर उल असारा से संबोधित किया था दोस्तों उस्ताद मंसूर को एवं नादिर उल जमाना से संबोधित किया था अबुल हसन को और ये दोनों उपाधि दोनों को दी गई थी। उसके बाद में उस्ताद मंसूर जो है वो पौधे एवं जानवरों के चित्रण में अग्रणी थे। इसके बाद आगे बढ़ें और देखें अगले प्रश्न को तो 32 नंबर प्रश्न कह रहा है पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। दोस्तों, पेले के बारे में बात करें तो पेले जो है वो फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करें दोस्तों पेले के बारे में तो एडसन जो है वो एडसन ओरिएंटी डी नोमिनेटिंग जिसे कि पेलो के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्राजील के पूर्व पेशेवर फुटबॉलर हुआ करते थे और 1363 खेलों में उन्होंने 1279 गोल जिसमें कि फ्रंट लाइन्स भी शामिल हैं उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 33वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, उसके बाद में औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि और इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सभी सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। बात करें दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो इसका काल रहा था 1985 से लेकर के 1990 ईस्वी तक और इसके प्रमुख उद्देश्य भी रहे थे। इसके कुछ उद्देश्य रहे हैं जिनमें आ जाएगा पहले गरीबी को दूर करना एवं आय की असमानताओं में कमी लाना, उसके बाद में दूसरा स्थान पे आएगा उत्पादन रोजगार का अधिकतम संभव सृजन करना, इसके बाद में सामाजिक उपभोग का
उच्च स्तर, विशेष रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना। जबकि चौथा उद्देश्य था इसका उद्योगों में दक्षता, आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्पर्धा को शामिल करना। और पांचवा उद्देश्य रहा था विकास योजना की मुख्य धारा में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का एकीकरण करना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 34 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वो है दोस्तों नियंत्रक छड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रक छड़। दोस्तों नियंत्रक छड़ के बारे में बात करें तो ये रिएक्टर से बाहर निकलने के समय में नियंत्रक छड़ होता है और नियंत्रक छड़ें जो होती है उसे शुरू करने एवं परमाणु प्रतिक्रिया को रोकने में सक्षम है। उसके बाद में परमाणु विखंडन की दर को नियंत्रित करने हेतु भी नियंत्रक छड़ जो है वो बोरॉन, उसके बाद में कैडमियम, सिल्वर और इंडियम से बनी होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है यूटोपिया का लेखक कौन था। दोस्तों यूटोपिया के लेखक की बात करें तो वे थे दोस्तों थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस मोर। थॉमस मोर के बारे में बात करें तो दोस्तों यूटोपिया जो है वो सर थॉमस मोर के द्वारा ही 1516 ईस्वी में लैटिन में प्रकाशित एक कथा एवं सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य का नाम है और यह एक काल्पनिक द्वीप राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन भी करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 36 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स क्रमशः होते हैं। दोस्तों इसमें जो है वो राइबोसोम्स की बात करें तो कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स की बात करें तो वे होते हैं दोस्तों 80S, 70S एवं 70S। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 37वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। समूह के उदाहरण की बात करें तो दोस्तों वो है रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री जो है वो सेकेंडरी ग्रुप का एक उदाहरण है और द्वितीयक समूह बड़े समूह होते हैं जिनके संबंध जो है वो अवैयक्तिक एवं लक्ष्योन्मुखी होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। तो 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अरुणोदय अर्थात जिसको कि अरुणोदय भी कहा जाता है, अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों अरुणोदय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत करने वाली राज्य है असम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 2020 ईस्वी से ही हुई थी असम सरकार के द्वारा। और यह योजना जो है वो रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और राज्य में लगभग 17 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के माध्यम से 830 रुपया प्रति माह अक्टूबर 2020 से हर महीने के पहले दिन राशि प्राप्त हो रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित कमेटी की बात करें तो वह है दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में सम्मिलित किया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के बाद में 11वें मौलिक कर्तव्य को भी इस सूची में जोड़ दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 40 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 41 नंबर प्रश्न कह रहा है गांधार कला शैली समन्वय है। दोस्तों गांधार कला शैली समन्वय की बात करें तो वह है भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात गांधार कला बौद्ध कला की एक शैली थी जो वर्तमान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई थी। दोस्तों यह जो है वो ग्रीक, सीरियाई, फारसी एवं भारतीय कलात्मक प्रभावों के विलय से विकसित हुआ था और भारत में गांधार कला का विकास जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के काल में ही हुआ था।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों 42 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो वो कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धन अर्थात पुष्यभूति जो है, पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी और उसने 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया था और उसका साम्राज्य जो है वो पंजाब से लेकर के उत्तरी उड़ीसा तक फैला हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है कि निम्न अनुक्रम को पूरा करिए। एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों और इसमें एक अनुक्रम दिया हुआ है और लास्ट वाला जो अंतिम वाला जो संख्या है या उसका पद है वो मिस हो चुका है, तो वहाँ पे क्या भरा जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अंत में भरा जाएगा n के पावर 17 m। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 44 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। दोस्तों अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा जिस वेब पोर्टल का प्रारंभ किया गया है वो वेब पोर्टल है दोस्तों सुमंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सुमंगल। अर्थात उड़ीसा सरकार के द्वारा अंतर्जातीय विवाह जोड़े को आवेदन के 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए ही सुमंगल पोर्टल को शुरू किया है और यह समाज में समानता व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 45वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है इडली को जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है वह प्रक्रिया क्या है। अर्थात इडली को बनाने में बात करें दोस्तों तो स्टीमिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इडली को किण्वित काली दाल अर्थात भूसी एवं चावल के घोल को भाप दे करके बनाया जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 46वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात करें तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम के बारे में बात करें तो भारत का संघीय न्यायालय जो है वो भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत ही 1937 ईस्वी में भारत में स्थापित एक न्यायिक निकाय था और भारत की एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन के बाद में 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इमर्सन फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इमर्सन फ्रीजिंग की बात करें तो इसमें उत्पाद को सीधे एक तरल रेफ्रिजरेंट में डुबाया जाता है जिससे अचानक बहुत ही सौम्य फ्रीजिंग की प्रक्रिया होती है और तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या सूखी बर्फ का मिश्रण आमतौर पर रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों 48 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो वो शुरू किया गया था अमेजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन इंडियन ने 27 सितंबर 2021 ईस्वी को भारत में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर लॉन्च करने की घोषणा की थी। दोस्तों बात करें अमेजॉन फ्यूचर के बारे में तो इसका वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है। इस तरीके से आगे बढ़ें और देखते हैं अगले प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। अर्थात कुल मिलाकर बात करें तो 1942 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। बात करें दोस्तों 1942 ईस्वी के बारे में तो जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो जिसका शासनकाल रहा था 1936 से लेकर के 1944 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय थे और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था।
इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 50वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है। दोस्तों दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज की बात करें तो उसमें समायवी एकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात श्रम के अत्यधिक विकसित विभाजन के साथ आधुनिक समाज में सामाजिक एकजुटता के रूप को जैविक एकजुटता कहा जाता है। और दुर्खिम का तर्क है कि आधुनिक समाज में व्यक्तियों की पारस्परिक आवश्यकताओं के कारण स्वयं श्रम विभाजन को जैविक एकजुटता पैदा करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। दोस्तों निसार एक प्रोजेक्ट है जो कि इसरो और इसके साथ साथ में NASA इसका संयुक्त प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NASA अर्थात नासा। दोस्तों नासा और इसरो एक SUV आकार के उपग्रह को विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं, और जिसे कि निसार कहा जाता है, जो एक टेनिस कोर्ट के लगभग आधे आकार के क्षेत्रों में 0.4 इंच जितना छोटा ग्रह के सतह की गति का पता लगाएगा। दोस्तों उपग्रह को 2022 ईस्वी में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के से निकट ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 52 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। दोस्तों दाई दीदी क्लिनिक योजना की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के 3 नागरिक सीमाओं में महिलाओं को उनके दरवाजे पर मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु विशेष मोबाइल क्लिनिक का शुभारंभ किया। और प्राथमिक चिकित्सा के अतिरिक्त दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक में स्तन कैंसर एवं गर्भवती महिलाओं की जांच की सुविधा होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 53 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर के गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा की बात करें तो ये जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तो कर्क रेखा केवल इतना ही राज्यों के साथ नहीं गुजरती है, बल्कि भारत में कर्क रेखा जो है वो कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला आ जाएगा दोस्तों गुजरात, दूसरे स्थान पर आएगा राजस्थान, तीसरे पे आएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, चौथा स्थान छत्तीसगढ़, 5वां स्थान रहेगा झारखंड का, और 6ठा स्थान है दोस्तों पश्चिम बंगाल का, जबकि 7वां स्थान रहेगा त्रिपुरा का, और 8वां स्थान हो जाएगा दोस्तों मिजोरम का। अर्थात भारत में कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और यह विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर उसके बाद में कंट्रोल अर्थात UICC के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल है। और विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत की बात करें तो 2000 ईस्वी में पेरिस में आयोजित कैंसर के विरुद्ध प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। दोस्तों भारत के वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के एक भारतीय जल संरक्षणवादी एवं पर्यावरणविद हैं, और इन्हें भारत के वाटरमैन के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने 2001 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार एवं 2015 ईस्वी में स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी जीता था। दोस्तों वह तरुण भारत संघ नामक एक NGO भी चलाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 56वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या की बात करें तो वह दोस्तों 21। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तत्कालिक एग्जाम का आंकड़ा है। दोस्तों परमवीर चक्र के बारे में बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध कला के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने हेतु प्रदान किया जाता है। अब तक यह पदक जो है वो 21 बार प्रदान किया गया है, जिनमें से 14 मरणोपरांत एवं 16 भारत पाकिस्तान संघर्ष में कार्रवाई के परिणाम स्वरूप दिए गए हैं।
दोस्तों इसमें से 20 भारतीय सेना से हैं और 1 भारतीय वायुसेना से हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 57 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। दोस्तों स्वयं पोर्टल से संबंधित क्षेत्र की बात करें तो वह है शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वयं अर्थात स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग मोड्स। इस बात करें दोस्तों तो इसको 9 जुलाई 2017 ईस्वी को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु एक एकीकृत मंच व पोर्टल प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसमें उच्च शिक्षा के सभी विषय व कौशल क्षेत्र के पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है कि इस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। दोस्तों उस संस्था का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने कंपनी के द्वारा निर्मित अब तक सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक की बात करें वो है दोस्तों C32 और LH2 इसरो को दिया है। दोस्तों C32 LH2 टैंक, उसके बाद में GSLV MK3 लॉन्चिंग व्हीकल की पेलोड क्षमता में सुधार हेतु डिजाइन किए गए एल्यूमिनियम मिश्र धातु का एक विकासात्मक क्रायोजेनिक प्रणेदक टैंक भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 59 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से अ प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों एक पुस्तक है अ प्रोमिस्ड लैंड, उसके लेखक की बात करें तो वह है दोस्तों बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अ प्रोमिस्ड लैंड 2009 से लेकर के 2017 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक संस्मरण है। दोस्तों ऑडोसिटी ऑफ होम एवं ड्रीम्स फॉर माय फादर, ये भी बराक ओबामा की कुछ अन्य पुस्तकें हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 60वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। दोस्तों भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वह है इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें इंदिरा पॉइंट के बारे में तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु है और किबिथु जो है दोस्तों वो सबसे पूर्वी बिंदु है। दोस्तों बात करें भारत भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु के बारे में तो वो है दोस्तों इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा कॉल की ऊंचाई की बात करें तो वो 5764 मीटर है, जो कि काराकोरम रेंज में सियाचिन मुजतात में इंदिरा रिज पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 61 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस सर्वाधिक संख्या की होती है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, वो होती है दोस्तों अपघटक की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अपघटक खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या का निर्माण करते हैं और ये वे जीव हैं जो मृत यक्षकारी भोजनों को खाते हैं एवं जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ते हैं, और इनमें बैक्टीरिया, कवक व अन्य कई सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 62वें नंबर प्रश्न के बारे में। 62 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है। दोस्तों पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन की बात करें तो वो होता है दोस्तों 2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात चक्का डिस्कस का वजन जो है वो पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम होता है और महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम तय किया गया है। दोस्तों धातु की डिस्क मूल रूप से एक एथलीट द्वारा 2.5 मीटर व्यास वाले एक घेरे के अंदर खड़े होकर के फेंकी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 63वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। दोस्तों वर्ग संघर्ष की अवधारणा की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कार्ल मार्क्स ने ही द्वंदात्मक भौतिकवादी की सहायता से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया की व्याख्या की और वह सबसे पहले इस विचार या सिद्धांत को अपने काम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत की प्रथम गैर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। दोस्तों भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल की बात करें तो इसका निर्माण किया जाएगा दोस्तों
परभणी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात एशिया की प्रथम सौर ऊर्जा चालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित की जाएगी और यह भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया की प्रथम मिल होगी जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है अपूर्वी चंदेला का संबंध है। दोस्तों अपूर्वी चंदेला की बात करें तो ये एक निशानेबाज से संबंध है इनका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अपूर्वी चंदेला एक भारतीय निशानेबाजी खिलाड़ी हैं जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेती हैं और उसने नई दिल्ली में 2019 ईस्वी में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था और वह अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 66वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। दोस्तों भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की बात करें तो ये प्रश्नकाल और कार्यसूची की अलग मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, इससे है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल अर्थात 0 आवर की बात करें तो एक भारतीय संसदीय नवाचार है और प्रक्रिया में नियमों में वाक्यांश का उल्लेख नहीं किया जाता या नहीं मिलता है। दोस्तों शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची अर्थात सदन का नियमित कार्य शुरू नहीं की जाती या नहीं हो जाती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इसके बाद में 67 नंबर प्रश्न कह रहा है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। दोस्तों सांची के स्तूप की बात करें तो वो मौर्य शासक बनवाया था, उसका नाम था दोस्तों अशोक। अर्थात सांची का स्तूप जो है वो मौर्य शासक अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है और यह 1989 ईस्वी से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। इसके बाद में सांची में महान स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों 68 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह क्षेत्र है दोस्तों अर्थशास्त्र के लिए किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे या किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं के संबंध में सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के बारे में बताता है और अर्थशास्त्र एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को काम करने एवं जीविका कमाने के साधन उपलब्ध करवाती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। अर्थात ओडोमीटर के द्वारा जो है दोस्तों वो दूरी का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो ओडोमीटर एक वैसा उपकरण है जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है और यह डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या दोनों का संयोजन हो सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं। दोस्तों कट्टी जली एवं कच्ची सतहों पर जो सूक्ष्म जीव पनपते हैं उसका नाम है दोस्तों स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों कटने, जलने एवं कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकस होता है और इन्हें वाटर प्रूफ ड्रेसिंग से ढक देना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। दोस्तों तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का जो कारण होता है वो होता है दोस्तों व्यक्तीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पानी पर तैरते हुए साबुन के बुलबुले में तेल की सिल्क में दिखाई देने वाले चमकीले रंग व्यक्तीकरण के कारण होते हैं और यह व्यक्तीकरण एक पतली फिल्म के विभिन्न सतहों से परावर्तित प्रकाश के बीच होता है और इस प्रकार प्रभाव को पतली फिल्म हस्तक्षेप के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 72 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। दोस्तों नीचे कुछ ऑप्शन को हम लोग देखेंगे और उसमें पता करेंगे कि कौन नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बीटा, अल्फा और गामा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को।
73 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सोनार संक्षिप्तीकरण है। दोस्तों सोनार की संक्षिप्तीकरण है, इसके पूर्ण रूप की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है साउंड नेविगेशन और अरेंजिंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात साउंड नेविगेशन और अरेंजिंग का संक्षिप्त रूप जो है वो सोनार है। दोस्तों बात करें साउंड नेविगेशन एवं रेंजिंग अर्थात सोनार के बारे में, तो सोनार एक ऐसा उपकरण है जो वस्तुओं का पता लगाने हेतु ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग जिले के भीतर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत एवं म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। उसके बाद में हुलॉक गिबन्स भारत में पाई जाने वाली एकमात्र वानर प्रजाति इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 75 नंबर प्रश्न अर्थात 75 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। दोस्तों छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए जहां पर स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है वह जगह है दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थापित होगा और यह भारत का पहला स्पेस पोर्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 76 नंबर प्रश्न कह रहा है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था। दोस्तों एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार जो शामिल किया गया था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रथम एशियाई खेल जो है वो 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और बैडमिंटन ने एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत 1958 ईस्वी में टोक्यो जापान में एशियाई खेलों में एक खेल प्रदर्शन के रूप में की थी एवं 1962 ईस्वी में एक नियमित प्रतिस्पर्धा खेल बन गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 77 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। दोस्तों कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजा के बारे में बात करें तो कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा जो है वो कुब्बुत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण हिस्से के मुख्य द्वार है और इसे 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 78वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है दूध में उपस्थित शर्करा है। दोस्तों दूध में जो शर्करा उपस्थित रहता है उसको कहा जाता है लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा लैक्टोज। दोस्तों दूध में लैक्टोज नामक एक प्राकृतिक शर्करा होता है। इसके बाद में लैक्टोज एक डाइसैकेराइड चीनी है जो ग्लाइकोज एवं ग्लूकोज से प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 79 नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षियां हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात LGE। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इस तरीके से 80 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो डैश संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का धारा नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात किरचॉफ के धारा नियम का उपयोग जटिल सर्किट समस्याओं को हल करने हेतु किया जाता है। उसके बाद में किरचॉफ का नियम जो है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 81वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। दोस्तों मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी हुआ करते थे उनके राजधानी का नाम था दोस्तों रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात करें शिवाजी और रायगढ़ के बारे में तो रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी को 6 जून
1674 ईस्वी को मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था और उन्हें मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जिसकी राजधानी रायगढ़ महाराष्ट्र के पुणे जिले में थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीनी माता रोग का कारण बनती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पारा अर्थात मरकरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें मीनी माता के बारे में तो सबसे पहले मीनी माता रोग की खोज जो है वो 1956 ईस्वी में जापान के मीनी माता शहर में हुई थी और यह विभिन्न पर्यावरणीय स्रोतों के माध्यम से शरीर में मिथाइल मरकरी अर्थात पारा के अवशोषण के कारण होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 83वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। दोस्तों फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी मेरठ षड्यंत्र केस में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस में। दोस्तों बात करें तो 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र मामला ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया था तथा यह किया गया एक विवादास्पद अदालती मामला था। दोस्तों यह 3 अंग्रेजों सहित 29 ट्रेड यूनियनियों की गिरफ्तारी के बाद मुकदमे के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद में बात करें फिलिप स्प्रेट के बारे में तो फिलिप स्प्रेट उन 3 अंग्रेजों में से एक था जिन्हें मेरठ षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 84 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों वो है कृष्ण सोमती या कृष्ण सोबती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण सोबती। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती को वर्ष 2017 ईस्वी के 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता एवं 1996 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोपिस या फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में 85 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। दोस्तों फिट मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी खेल कूद मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात भारत सरकार का युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। दोस्तों इसमें फिटनेस स्कोर, उसके बाद में गतिविधि ट्रैकर्स, इसके बाद में अगला जो है दोस्तों वो है एनिमेटेड वीडियो और व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मेरी योजना जैसी अनूठी विशेषताएं भी शामिल हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में 86 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है फजल अली आयोग संबंधित है। दोस्तों फजल अली आयोग की बात करें तो ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई थी और इसने सांस्कृतिक परिदृश्य विशेष रूप से भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन कार्यवाही की अनुशंसा की। दोस्तों भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश था। इस तरीके से आगे बढ़ें और देखें अगले प्रश्न को तो 87 नंबर प्रश्न कह रहा है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था, अर्थात अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार की बात करें तो ये वर्ष 1952 ईस्वी में ही स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों तो तीनों वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र वर्ग 1 के लिए, अशोक चक्र वर्ग 2 एवं अशोक चक्र वर्ग 3 भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 1952 ईस्वी को स्थापित किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 ईस्वी से प्रभावी माना गया था। दोस्तों जनवरी 1967 ईस्वी में इस पुरस्कारों का नाम बदल करके क्रमशः अशोक चक्र, उसके बाद में कृषि चक्र और उसके बाद कीर्ति चक्र और उसके बाद में शौर्य चक्र कर दिया गया था। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 88 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रूस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा रूस। बात करें तो रूस ने नवंबर 2021 ईस्वी में देश के उत्तर में एक युद्धपोत से अपनी सिरकॉन
जिसको कि जिरकोन के नाम से भी जाना जाता है, जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है और यह रूस के हाइपरसोनिक शस्त्रागार में अंगावार्ड ग्लाइड वाहनों एवं हवा से प्रक्षेपित किंगल, जिसको कि डैगर भी कहा जाता है, किंजल मिसाइलों में शामिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 89 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। दोस्तों, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों लोक सेवाओं के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना फरवरी 1964 ईस्वी में श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार के द्वारा की गई थी और यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कुछ श्रेणियों की लोक सेवाओं या लोक सेवकों के द्वारा किए गए कथित अपराधों की जांच करने का अधिकार रखता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 90 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु। दोस्तों, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु की बात करें तो वो है साध्य होता है पर कुशल नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात उत्पादन संभावना सीमा PPF एक वक्र है जिसका उपयोग न उत्पादों के मिश्रण की खोज के लिए किया जाता है जो उपलब्ध संसाधनों का सबसे कुशलता से उपयोग करे। इसके बाद में PPF के अंदर सभी बिंदु अक्षम बिंदु होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अध्यादेश, बात करें ऑर्डिनेंस के बारे में तो एक ऐसा कानून है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभी प्रख्यापित किया जाता है। इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तभी प्रख्यापित किया जाता है जब भारतीय संसद सत्र में नहीं होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस प्रकार से 92 नंबर प्रश्न कह रहा है आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों सूक्ष्म समाजशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म समाजशास्त्र। दोस्तों, बात करें समाजशास्त्र के बारे में तो समाजशास्त्र मानव के सामाजिक संपर्क का अध्ययन करने के लिए अनुभवजन्य एवं महत्वपूर्ण विश्लेषण गतिविधियों या विधियों का उपयोग करता है। इसके बाद में सूक्ष्म समाजशास्त्र अर्थात मैक्रो सोशियोलॉजी में आमने सामने बातचीत के रूप में अधिक पारस्परिक स्तर पर लोगों का अध्ययन शामिल होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 93 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जब बारिश होती है तो उसको किस स्थान पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, प्रश्न ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केरल राज्य में ही ग्रीष्म ऋतु में जब बारिश होती है तो उसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो थी दोस्तों 1029 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1029 मिलियन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। 95 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, राजेंद्र प्रथम। वहीं बात करें बृहदेश्वरी मंदिर तमिलनाडु में गंगईकोंडा चोलपुरम में भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद में गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर चोल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है और यह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था जो कि राजा का पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 96 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित थे, उसके बाद में सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाकर के कितने हाथ मिलाए जा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी के द्वारा 45 बार हाथ मिलाया जाएगा।
इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 97 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन जो है वो 10:10 पर आएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय में दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूछताछ क्लर्क के द्वारा यात्री को यह सूचना दी गई थी 9:50 पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 98 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हो जाएंगे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल मिलाकर 101 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या क्या है? दोस्तों एक सर्किल में कुछ संख्याएं दी हुई है और उनमें से जो है एक संख्या मिसिंग है। मिसिंग संख्या की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। पहले खंड में दोस्तों 0 दिया हुआ है, अगर इसको 1 मान लेते हैं तो 1 का क्यूब करके 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको यदि 2 मानेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 होगा और 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 3 का 27 और 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और यहाँ पर 7 का क्यूब करके जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों 342। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसका सही आंसर होगा 342। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को और इस प्रकार से आखिरी प्रश्न को। इस सेशन का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है 642.5555555 गुना 7 बराबर हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4497.8888। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 100 प्रश्नों के साथ हम लोग इस सेशन को पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।